सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुखे, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्थिति। तीसरा, उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन। उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण, जिसमें पहला, भारत में उपनिवेशवाद का खात्मा। दूसरा, इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद का खात्मा। तीसरा, वियतनाम में उपनिवेश का खात्मा। चौथा, अफ्रीका में उपनिवेशों का खात्मा। पांचवा, नाइजीरिया में उपनिवेशों का खात्मा। छठवा, शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन 1945 से 1992। बच्चों, अब हम हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। बच्चों, ये उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को युद्ध में हराकर वहां की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है गुलाम देश। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध, इसमें युद्ध का स्थान मानव का मस्तिष्क होता है। जब कोई दो राष्ट्रों के मध्य आमने सामने की लड़ाई ना होगा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना होगा, खून खराबा ना होगा, दोनों देशों के मध्य आपस में ईर्ष्या, द्वेष, मन मुटाव, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना शीत युद्ध कहलाता है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान में उपनिवेशी शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया और ये दोनों देश स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 1975 के बीच 30 वर्षों में अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए। 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1945 में भारत और पाकिस्तान, 1948 में बर्मा और श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के द्वारा स्वतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ। उसी समय कोरिया, फिलीपींस आदि पूर्वी देश भी स्वतंत्र हुए। 1950 के दशक में अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे। उपनिवेशी शासन की समाप्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकारों के बनने को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो उपनिवेशीकरण के कई पक्ष थे। पहला, राजनीतिक सत्ता ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के हाथ में थी। दूसरा, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण होता था। उनसे सस्ते में कच्चा माल प्राप्त करके यूरोप के कारखानों में नई वस्तुएं बनाकर बेचा जाता था। उपनिवेशों से बड़े पैमाने पर लगान वसूल किया। तीसरा, उपनिवेश के कई लोगों को क्या कहा जाता था कि वे असभ्य हैं और यूरोप के देश उन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं और उनकी भलाई इसी में है कि वे यूरोप की संस्कृति व विचार अपनाएं। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और जापान प्रमुख साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों ने इन साम्राज्यवादी देशों से युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल कर ली। इस अध्याय में हम 1945 के बाद हुए उपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? उपनिवेशीकरण उपनिवेशी शासन की समाप्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकारों के बनने को उपनिवेशीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय स्थिति। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक आते आते
पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश बहुत कमजोर हो गए। जापान, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन युद्धों के प्रभाव से आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक सहायता पर निर्भर थे। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़े शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। दोनों देश उपनिवेशवाद का घोर विरोध करते थे और ये देश यह चाहते थे कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिले। वे अब ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों पर दबाव डालने लगे कि उन्होंने जो अपने गुलाम बना करके रुके हुए जो देश है उनको स्वतंत्रता प्रदान करे। आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। युद्ध से पहले भारत जैसे उपनिवेश ब्रिटेन से कर्ज लेते थे, लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने उपनिवेशी भारत सरकार से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा। अतः भारत से उसे संसाधन मिलने की जगह ब्रिटेन को कर्ज चुकाना पड़ रहा। इस दौर में उपनिवेश बनाए रखना भारत को बहुत महंगा पड़ा। ब्रिटेन जैसे जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने युद्ध की इस आधार पर लड़ा था कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जर्मनी से लड़ रहे हैं। वे अब जीतने के बाद अपने ही उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने से कैसे इनकार कर सकते? युद्ध के दौरान अधिकांश उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तीव्र हो गए थे। इन देशों ने देखा कि किस प्रकार यूरोप के साम्राज्यवादी देश जर्मनी से हार रहे थे और कमजोर पड़ रहे थे। वे इस मौके का फायदा उठाकर उपनिवेश देश स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। बहुत से देशों में यह सशस्त्र आंदोलन बन गया था। भारत जैसे देश में भी उपनिवेशी सेना और पुलिस अपने देश की स्वतंत्रता के पक्ष में हो रहे थे। पुराने तरीकों से इन उपनिवेशों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। नियंत्रण में रखना हो तो उपनिवेशों से मिल रहे आर्थिक लाभ से अधिक खर्चीला हो रहा। यूरोप के देश पहले से ही युद्ध के कारण आर्थिक संकट में थे। उपनिवेशों के बचाव के लिए वित्तीय भार नहीं उठा सकते। अब इन साम्राज्यवादी देशों के समक्ष यह समस्या उठी कि उपनिवेशों में सत्ता किसे सौंपे। क्या वे उन देशों में एकता और स्थिरता को बनाए रख सकते हैं? वे ऐसे लोगों के हाथ सत्ता सौंपना चाहते थे जो साम्राज्यवादी देशों के आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा करें। ये वही लोग थे जो औपनिवेशिक शासन के कारण बने थे और उससे लाभान्वित हुए थे, जैसे राजा महाराजा, जमींदार, बड़े व्यापारी और शिक्षित मध्यम वर्ग। इसी बीच सोवियत संघ उपनिवेशों में उन दलों को समर्थन दे रहा था जो वहां क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे। इन दलों का झुकाव साम्यवाद और समाजवाद की ओर था और वे चाहते थे कि उपनिवेशों में उपस्थित उच्च वर्गों जैसे राजा व नवाब, जमींदार और पूंजीपतियों को हटाकर किसानों व मजदूरों का वर्चस्व बनाया जाए। उन दिनों विश्व के देश दो बड़े खेमों में बटे हुए थे। एक ओर सोवियत संघ खेमा था और दूसरी ओर अमेरिका खेमा था। सोवियत संघ की मंशा थी कि जो देश उसकी मदद में स्वतंत्र होंगे उसके खेमे में रहेंगे और अमेरिका का विरोध करेंगे। चीन, वियतनाम, कोरिया आदि देशों में सोवियत संघ समर्थित देशों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में साम्यवादी दल महत्वपूर्ण हो रहे थे। अमेरिका भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि सभी उपनिवेश जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाएं, ताकि सोवियत संघ समर्थित दल सत्ता में न आ पाए। साथ ही उसका यह प्रयास भी था कि उन देशों में उच्च वर्गों को सत्ता सौंपी जाए, ताकि वे साम्यवादी विचार व देशों का विरोध कर सकें। दूसरी ओर अमेरिका की सामरिक जरूरत थी कि वह सोवियत संघ को घेरते हुए पूरी दुनिया में सैनिक अड्डे बनाए, ताकि भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में काम आए। यह यूरोपीय देशों के पुराने उपनिवेशों में संभव था। इस तरह अमेरिका एक ओर उपनिवेशों की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध था, तो दूसरी ओर उपनिवेशों का फायदा भी उठाना चाहता था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की प्रतिस्पर्धा ने भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर गहरा असर डाला। नव स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से
अमेरिका और सोवियत संघ ने उन्हें भारी मात्रा में ऋण दिया और उन्हें अपना कर्जदार बनाया। इस नीति के चलते यह लगने लगा कि पुराने उपनिवेशों की जगह एक नव उपनिवेशवाद उभर रहा है, जो कर्ज के माध्यम से सैनिक अड्डों की मदद से देशों पर नियंत्रण कर रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति बनी कि पुराने साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने पर मजबूर हुए और उसी समय दो महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण नए स्वतंत्र देश किसी न किसी रूप में महाशक्ति के प्रभाव में आए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन, अर्थात गुलाम देशों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए गए। सन 1945 से 1975 के बीच अगर उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो उसका मुख्य श्रेय उन देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहे जन आंदोलनों को ही जाता है। पूरे उपनिवेश काल में लगभग हर उपनिवेश में कहीं न कहीं प्रभावित समूहों का विद्रोह होता रहा। उदाहरण के लिए भारत में जगह जगह जनजातियों व किसानों का विद्रोह 1750 से लेकर 1950 तक चलता रहा, जैसे 1856 संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1910 में बस्तर का भूमकाल विद्रोह, 1946 से 1950 तक तेलंगाना किसान विद्रोह। तो ये विद्रोह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, उन्होंने उपनिवेशी राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी। दूसरा, उन्होंने वैचारिक उपनिवेशवाद जिसके माध्यम से शासकों ने उपनिवेश के लोगों की सोच पर हावी होने की चाहत को भी ठुकरा दिया। हालांकि ये विद्रोह काफी प्रभावशाली थे, परंतु वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उपनिवेशी सत्ता को हरा पाए। इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा किसान, मजदूर, व्यापारी व शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष की मांगों को लेकर जरूर थे, मगर उनका सम्मिलित असर औपनिवेशिक शासन पर ही पड़ा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन की तीव्रता के साथ उभरने लगे। भारत में 1885 से ही इस दिशा में विचार प्रारंभ हो चुका था और सन 1905 के बाद आंदोलन काफी तीव्र होता गया। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1942 में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और सबको यह स्पष्ट हो गया कि देर सवेर भारत को आजादी मिलना तय है। ज्यादातर एशियाई और अफ्रीका देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के समक्ष कई चुनौतियां थी। पहली चुनौती, ज्यादातर देशों में लोग जातीयता, भाषा, प्रांतीयता और धर्म के आधार पर छोटे समूह में बंटे थे और उनमें एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। इन विविधताओं को समेटते हुए एक राष्ट्र का गठन करना और उसके साझे हित को सबके लिए सर्वोपरि बनाना एक बहुत कठिन काम। आमतौर पर राष्ट्रवादी नेता आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे जो लोकतंत्र, उदारवाद या साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनके देश के अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर चल रहे थे, जो प्राय रूस प्रधान थे, सामंती, धार्मिक या कबायली सोच पर आधारित थे। ऐसे में दो तरह की धाराएं राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित करने लगी। एक धारा ऐसी थी जो आधुनिक शिक्षा और संस्थाओं की मदद से नए विचारों को लोगों में फैलाते हुए राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहती थी। दूसरी ऐसी धारा थी जो पुरानी परंपराओं व धर्मों के आधार पर लोगों में साझी भावना विकसित करने का प्रयास कर रही थी। इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलनों में सामाजिक बदलाव और पुराने पहचानों को बनाए रखने की बात साथ साथ चलती रही। राष्ट्रवादियों के समक्ष दूसरी चुनौती यह थी कि प्रायः धनी और संभ्रांत सामाजिक तबकों में से थे। समाज में गरीब और शोषित लोगों के बीच उनका प्रभाव कम था। इस कारण उनके राष्ट्रवादी आंदोलन में गरीबों की भागीदारी और उनकी सुनवाई निश्चित करना आसान नहीं था। भारत में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस के नेता संभ्रांत वर्ग के होते हुए भी गरीब किसानों, मजदूरों और जनजातियों के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे।
और उनके हितों को राष्ट्रवादी आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया गया। इन्हीं प्रयासों के कारण इन समूह के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन कई अन्य निवेश देशों में ऐसा नहीं हो पाया और गरीब तबके के लोग आंदोलन से कटते चले गए। राष्ट्रवादियों के समक्ष तीसरी चुनौती यह थी कि अधिकांश गुलाम देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित ही नहीं हुई थी और न ही वहां व्यापक जन भागीदारी के आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन बने। पर भारत इन मामलों में अपवाद ही रहा, क्योंकि सन 1880 से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों में होने लगा था। अंग्रेज सरकार ने भारत में मतदान चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नगर पालिकाओं के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी थी। 1919 और 1935 में चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन भी हुआ। इनके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक थी और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी स्थापित थे। इनमें शिक्षा प्राप्त करके एक सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था, जो देश के लगभग हर वर्ग, जाति, धर्म और प्रांत का प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक लोकतांत्रिक संगठन कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थी। इसके अलावा देश में अन्य कई दल थे जो विभिन्न विचारधाराओं, समुदायों, वर्गों और प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कारणों से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली काफी सुदृढ़ थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बी उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण। तो बी उपनिवेशीकरण उपनिवेशी शासन की समाप्ति, गुलामी की दास्ता से मुक्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना करना ही भी उपनिवेशीकरण कहलाता है। तो बच्चों भारत में उपनिवेशों का खात्मा ये भी उपनिवेशीकरण का एक उदाहरण। तो 1935 के बाद भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लगातार आंदोलन चल रहे थे। हर तरफ किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा उपनिवेशी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने लगे थे। इसी बीच गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जैसे जैसे यह साफ होता गया कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच आपसी तनाव भी उभरने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे जो दलित नेता थे, यह चिंता करने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या स्थान होगा। कांग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वह निष्पक्षता के साथ सबके साथ न्याय कर सकेगी, लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे। अंग्रेजों ने इन आशंकाओं का लाभ उठाया और यह जताने लगे कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती और उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को आगे आकर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इसी समय जमीनी स्तर पर जन आंदोलन तीव्र होते चले गए। कई राज्यों में किसान विद्रोह की राह पर थे। शहरों में मजदूर भी संगठित होकर हड़ताल कर रहे थे। सेना और नौसेना भी विद्रोह की कगार पर थे और सन 1946 में तो अरब सागर पर तैनात नौसेना के जवान विद्रोह कर गए और उन्हें भारी जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। स्थिति को देखते हुए ऐसा लगा कि अगर स्वतंत्रता और टली तो देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा। तब अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा और पूर्व और पश्चिम में मुसलमानों के बहुल इलाकों को अलग देश बनाएगा। यही नहीं, उन्होंने 500 से अधिक अधीनस्थ राजाओं को यह तय करने की स्वतंत्रता भी दे दी कि क्या वे भारत या पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं या स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं। इसमें से अधिकांश राजा भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए, मगर कुछ बड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद के शासकों ने स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी अंततः जन भावनाओं के सामने झुकना पड़ा और भारत के साथ विलय के लिए राजी होना पड़ा। अंततः स्वतंत्र भारत का लोकतांत्रिक संविधान तैयार हो गया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संसद का चुनाव हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरा, इंडोनेशिया में उपनिवेशों का खात्मा। तो बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है द्वीपों का देश किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहते हैं। तो द्वीपों का देश इंडोनेशिया
भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह देश हॉलैंड नीदरलैंड का उपनिवेश था। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी और ऑस्ट्रिया ये एक साथ मिलकर के दूरी राष्ट्र कहलाते थे और ये आपस में मिलकर के एक गुट बना रखे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताकतवर जर्मनी ने हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और इंडोनेशिया पहले हॉलैंड का गुलाम था। अब जर्मनी के सहयोगी जापान का इस पर कब्जा हो गया। जापान ने जर्मनी से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की, मगर वास्तव में इंडोनेशिया को जापान अपना उपनिवेश बनाना चाहता। जापान की सेना ने बर्बरता से इंडोनेशिया के जंगलों को काटने, खनिज संपदाओं पर कब्जा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंभ कर दिया। जापान हॉलैंड के स्थानीय लोगों से जबरदस्ती काम करवाने लगा। कुछ हॉलैंड विरोधी इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों को खुलकर राजनीतिक काम करने दिया। इसमें सुकार्नो भी सम्मिलित, जिन्हें डच सरकार ने 10 साल के लिए जेल में बंद कर रखा था। जापानी सरकार ने डच भाषा की जगह स्थानीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। कई राष्ट्रवादियों ने जापान का विरोध भी किया और कहा कि जापान हॉलैंड से भी बुरा व्यवहार कर रही है। कुल मिलाकर 1939 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनीतिक अस्थिरता के चलते राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई। जैसे ही जापान का हारना तय हो गया, 17 अगस्त 1945 को सुकार्नो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी बीच ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुराने डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन का कड़ा विरोध किया और जगह जगह घोर युद्ध भी हुए। ब्रिटिश सेना के अधिकतर सैनिक भारतीय थे, जो भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। अतः ब्रिटेन हॉलैंड को सत्ता सौंपकर हटना चाहता था। हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बना रहे और सेना के बल पर हॉलैंड इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया। जब यह संभव नहीं हुआ, उसका प्रयास था कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से हो और उसमें से एक सुकार्नो शासित देश हो। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर सुकार्नो ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली, लेकिन उसके विरुद्ध साम्यवादियों के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, जिसे बहुत खून खराबे के बाद कुचला गया। इस बीच डच सेना ने देश पर कब्जा करके सुकार्नो को बंदी बना लिया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। अंततः एक गोलमेज सम्मेलन किया गया, जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमति बनी। 27 दिसंबर 1949 को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलैंड का औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र में उसके पक्ष में आवाज भी उठाई। अपनी स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ कूटनिरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य बना। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के 29 नव स्वतंत्र देशों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें हर प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध किया गया और देशों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए। इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था। पहला आम चुनाव 1955 में हुआ, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों को समर्थन मिला, लेकिन ये दल मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं बना पाए। इस दौर में इंडोनेशिया के साम्यवादी दल का तेजी से फैलाव हुआ और उसने सुकार्नो सरकार को अपना समर्थन दिया। साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह डच और ब्रिटिश कंपनियों को अपने हाथ में ले ले। उनके दबाव के कारण भूमि सुधार कानून भी पारित हुए, जिसके तहत गरीब किसानों को जमीन वितरित की गई। अमेरिका का मानना था कि यह साम्यवादी झुकाव अंततः सोवियत संघ के पक्ष में किया जाएगा। उसने कई प्रांतों में इस्लामिक कट्टरवादियों को उकसाया, जिसके कारण कई विद्रोह हुए। ऐसे में
राष्ट्रपति सुकर्णो ने संसदीय व्यवस्था समाप्त करके साम्यवादी दल की मदद से राष्ट्रपति प्रणाली लागू की। धीरे धीरे कई विपक्षी राजनैतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया। इसी बीच साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत से यह लगने लगा कि देश सवेत वह सत्ता हथियाले। इसे रोकने के लिए सन 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर बड़े पैमाने पर साम्यवादियों का कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरवादियों ने साम्यवादियों को मारने का कार्य किया। कहा जाता है कि इस दौर में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। तेजी से बदलते घटनाक्रम में सुकर्णो को अपदस्थ कर दिया गया। सेना के समर्थन से सुहार्तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। सुहार्तो का शासन 1998 तक चलता रहा। उसके बाद इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वियतनाम में उपनिवेशों का खात्मा। तो वियतनाम में उपनिवेशों के खात्मा के अंतर्गत उपनिवेश वियतनाम की स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी की महान गाथाओं में से। वियतनाम के लोगों ने जो मुख्यतः गरीब किसान थे, विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी। वियतनाम और उसके पड़ोसी देश लाओस और कंबोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे। फ्रांस ने उन्हें अनाज और अन्य कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा और किसानों पर दबाव डाला कि वे बाजार के लिए अनाज उगाएं। 1929 की महामंदी के कारण अनाज की कीमत कम होती गई और किसान अपनी जमीन साहूकारों व जमीनों को बेचने लगे और अपनी जमीन पर बटाईदार बनते गए। उपनिवेशी शासक वहां एक शिक्षित मध्यम वर्ग को पनपने नहीं देना चाहती थी और वहां किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय खुलने नहीं देना चाहती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था। फिर भी अपने प्रयास से कई लोग शिक्षा प्राप्त करके देशों से पढ़कर स्वदेश लौट कर आए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा किया, लेकिन इस बीच वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने सोवियत संघ की मदद से वियत मिन्ह आंदोलन को प्रारंभ किया था और 1945 में जापान को हारते हुए देखकर उन्होंने अपनी सेना बनाकर उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई पर अधिकार कर लिया। उसके नेता थे साम्यवादी विचार के हो ची मिन्ह और सेनापति थे वो न्यू येन जियप। 1945 में हो ची मिन्ह ने स्वतंत्र वियतनामी गणतंत्र की घोषणा की, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस फिर से अपनी हुकूमत जमाना चाहता था और उसने प्रयास किया कि वियतनाम में उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला शासक हो। उन्होंने हो ची मिन्ह को खदेड़कर पहाड़ों व जंगलों में जाने पर विवश कर दिया, लेकिन मई 1954 को वियतनामी सेनापति जियप ने बहुत ही चतुर रणनीति अपनाकर विशाल फ्रांसीसी सेना को हराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इस करारी हार के कारण फ्रांस ने वियतनाम और पड़ोसी देशों से हटने का निर्णय लिया, लेकिन इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखकर निर्णय लिया कि वह फ्रांस की जगह लेगा और वियतनाम में उसके एक कठपुतली शासक को स्थापित करेगा। वियतनाम का विभाजन किया गया और उत्तर वियतनाम पर साम्यवादियों का अधिकार हुआ और दक्षिणी में अमेरिका प्रभाव वाले इलाके में एक पुराने राजा को शासक बनाया गया। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को बचाने के बहाने वहां अपनी सेना तैनात की। उत्तर वियतनाम में जहां साम्यवादी वियत मिन्ह का नियंत्रण था, विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। इसके तहत वहां जमींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान कितनी जमीन रख सकता है इसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई। इस कानून का क्रियान्वयन करते समय हजारों जमींदार मारे गए और उनकी संपत्ति जब्त की गई। इसका कुल नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक हो गए। ये किसान अब वियत मिन्ह के सबसे मजबूत समर्थक बन गए। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की स्पर्धा में वियतनाम एक मोहरा बनने लगा। अमेरिका चाहता था कि वियत मिन्ह को हराकर उसके अधीनस्थ सरकार स्थापित करे। दूसरी ओर सोवियत संघ ने
वियत मिन्ह सरकार को सैनिक सहायता दी ताकि वह युद्ध में अमेरिका का सामना कर पाए। अमेरिका ने बर्बरता के साथ उत्तर वियतनाम पर बम वर्षा की, यहाँ तक कि उसने एजेंट ऑरेंज नामक एक ऐसे घातक रासायनिक हथियार का प्रयोग किया जिससे बहुत बड़े क्षेत्र पर दशकों तक घास भी नहीं उग पाया। लोगों को क्रूरता से मारने वाली बम वर्षा की तस्वीरों को देखकर दुनिया दहल गई। वियतनाम के लोग भी बहुत दृढ़ता और बहादुरी के साथ लड़े। दोनों ओर हजारों लोग मारे गए। धीरे धीरे अमेरिका के लोगों में इस युद्ध के प्रति विरोध बनने लगा। लाखों की तादाद में अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन करने लगे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो वियतनाम से लड़े थे और उसकी क्रूरता से दुखी थे। अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि युद्ध नहीं जीता जा सकता। 1974 में अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने घोषणा की कि अमेरिका वियतनाम से अपनी सेना बुलाएगा। अमेरिका की सहायता के बिना दक्षिण वियतनाम की सरकार टिक नहीं पाई और 30 अप्रैल 1975 में वियतनाम देश के दो भागों का विलय हो गया। वियतनाम में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ, मगर वहां पर केवल साम्यवादी दल और उसके सहयोगी देशों को मान्यता मिली, अर्थात वहां बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। राज्य के हर अंग पर साम्यवादी दल का वर्चस्व है और नागरिकों का अधिकार भी वहां सीमित है, अर्थात वियतनाम एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं बना। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका में उपनिवेशों का खात्मा। तो अफ्रीका के अधिकांश भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। 1945 के बाद एक और जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था, वहीं ब्रिटेन अफ्रीका पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। फ्रांस भी अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना नहीं चाहता था। वे अपने उपनिवेशों को बनाए रखना चाहते थे या फिर उनकी स्वतंत्रता के बाद अपने हितों की अधिकतम रक्षा करना चाहते थे। अफ्रीका में उपनिवेशों का सीधा नियंत्रण मात्र तटीय इलाकों के बंदरगाहों पर था और अंदरूनी भागों पर वहां के स्थानीय व कबायली मुखियाओं का नियंत्रण था। इन मुखियाओं की नियुक्ति उपनिवेशी शासन करता था। भारत की तरह वहां विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। उपनिवेशी सरकारों की अफ्रीका में आधुनिक शिक्षा प्रसार के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बहुत कम प्राथमिक या उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी। इस कारण अफ्रीका में आधुनिक नौकरशाही या शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदान और बंदरगाहों में काम करने वाले लोग थे। 1945 के बाद मजदूर वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीकी व गोरे मजदूरों के बीच समानता की मांगों को लेकर संघर्ष करने लगे और ये जो मजदूर वर्ग था वो पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था, जो प्रारंभ से किसी देश विशेष का आंदोलन न होकर संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन का स्वरूप ले रहा था। इसके चलते पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में एकता और आपसी भाईचारे की भावना का विकास हुआ और साम्राज्यवाद के विरोध में भावनाएं उत्पन्न होने लगी। 1956 तक फ्रेंच आधिपत्य वाले उपनिवेशों में कोई स्थानीय स्वशासन स्थापित नहीं था, लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस के संसद के चुनाव में भाग लेने का सीमित अधिकार था। अफ्रीका के कई प्रतिनिधि चुनकर फ्रांस के संसद में पहुंचे और फ्रांस में मंत्री भी बने, मगर अफ्रीका में स्वशासन नहीं था। 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफ्रीका पर भी पड़ा और उसी वर्ष अल्जीरिया में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया, जो 1958 तक चलता रहा और अंततः फ्रांस द्वारा अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1956 में ही मिस्र पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण
परिवहन मार्ग पर मिस्र ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ब्रिटेन व फ्रांस को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को यह स्पष्ट हो गया कि अब वे अफ्रीकी देशों को स्वतंत्र करना अनिवार्य मानते थे। 1958 में फ्रांस ने ऐलान किया कि हर उपनिवेश में जनमत संग्रह किया जाएगा और जो भी देश स्वतंत्र होना चाहते हैं वे स्वतंत्र हो सकते हैं। कई बड़े देशों ने फ्रांस से अलग होने के पक्ष में मतदान किया, मगर कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने फ्रांस के साथ रहने का निर्णय लिया। 1960 तक कई देशों ने फ्रांस के साथ संधि की, जिसके तहत फ्रांस अभी भी रक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि इन देशों में प्रबल नेतृत्व का अभाव था और उन्हें लगा कि उन्हें स्थिर होने के लिए फ्रांस की सहायता की जरूरत होगी। कई राजनीतिक आलोचकों का मानना यह भी था कि यह न उपनिवेशवादी है, जहां उपनिवेशों को सीमित आजादी दी गई है और वे अभी भी फ्रांस पर निर्भर है और फ्रांस का उनकी अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर नियंत्रण बना। 1960 में ब्रिटेन कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था और वह उपनिवेशों में अपने खर्च कम करना चाहता था। अतः उसने भी इस तरह का प्रस्ताव रखा कि जो देश स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी। अल्जीरिया और घाना जैसे कुछ बड़े देशों ने यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन कई देश जहां गोरों की बसाहट थी वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने पर उनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाने का खतरा था। इन गोरे लोगों के विरोध के कारण दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में स्वतंत्रता का मामला काफी उलझ गया। दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, वर्तमान में जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक जो पुर्तगाल का उपनिवेश थे, तो ऐसे देशों में नस्लीय रंगभेद की नीति अपनाने वाले गोरे लोगों का शासन था। ये राज्य कहने के लिए तो स्वतंत्र थे, मगर इनमें अल्पसंख्यक यूरोपीय गोरे लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था और काले अफ्रीकी लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। अफ्रीकी लोगों को नस्लवादी राज्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में छापामार युद्ध से लेकर शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन तक सभी तरीके अपनाए गए। अंततः 1990 से 1994 के बीच ये सभी देश पूरी तरह स्वतंत्र हुए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नाइजीरिया में उपनिवेशवाद का खात्मा। बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है नाइजीरिया देश का नाम नाइजीरिया क्यों पड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से सुनिए। तो नाइजीरिया में उपनिवेशवाद का खात्मा, तो नाइजीरिया की आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया आबादी का अफ्रीका की आबादी का सबसे बड़ा देश है, जहां आज लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले नाइजीरिया नाम का कोई देश नहीं था। अंग्रेजों ने नाइजर नदी के आसपास के इलाकों को मिलाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया, जिसे उन्होंने नाइजीरिया का नाम दिया। उन्होंने केवल तटीय इलाकों पर अपना सीधा शासन रखा और अंदरूनी इलाकों पर वहां के स्थानीय मुखियाओं को शासन करने के लिए अधिकार दिया। नाइजीरिया के उत्तरी भागों में हौसा फुलानी लोगों का प्रभाव था, जो मुसलमान थे। दक्षिणी पूर्वी में इबो जनजाति के लोगों का अधिकार था, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में योरूबा जनजाति के प्रभाव था। इन कबीलों के आय का प्रमुख साधन था पाम तेल, कपास और व्यापारिक फसलों का उत्पादन। तटीय क्षेत्र में खनिज तेल की खोज हुई और ये जो है नाइजीरिया के आय का प्रमुख स्रोत बना। नाइजीरिया में राष्ट्रवाद तटीय इलाकों में शिक्षित लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो तीनों जनजातीय प्रदेशों के एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण बृहद अफ्रीकी राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। हर्बर्ट मैकाले ने 1923 में नाइजीरिया राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की नींव रखी। यह नाइजीरिया की प्रथम राजनीतिक पार्टी थी।
1923, 1928 और 1933 के चुनाव में इस दल ने सभी सीटें जीती। 1930 के समय मैकाले ने ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार पर उग्रवादी हमलों का भी समर्थन किया। नमादी आजीकिवे ने 1936 में नाइजीरिया युवा आंदोलन की नींव रखी। वे चाहते थे कि एक समग्र नाइजीरिया की पहचान बने और सभी जनजातियां उसमें भाग लें। नाइजीरियन राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रभावशाली बना। इस आंदोलन के आधार स्तंभ में मजदूर संगठन और वे सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में लड़े थे और युद्ध के बाद लौट कर आए थे, वो लोग इसमें शामिल थे। 1945 में मजदूर संगठनों ने राष्ट्रीय सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया। नाइजीरियन राष्ट्रवादियों के समक्ष दो काम थे। पहला, उपनिवेशी शासकों से लड़ाई और दूसरा, विविध और विरोधी जाति दलों को जोड़ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज्यादा शक्तिशाली था और इससे उत्तर दक्षिणी मांगों के बीच में एक दूरी बनी। दक्षिण में योरूबा और इबो के बीच तनाव और टकराव बना रहा। 1950 तक तीनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। ये क्षेत्रीय पार्टियां थी, उत्तर में रूढ़िवादी नॉर्थर्न पीपुल्स कांग्रेस, पूर्व में द नेशनल काउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड कैमरून और पश्चिम में द एक्शन ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्वतंत्रता व निर्बल प्रजातंत्र। तो राष्ट्रवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने के लिए निश्चय किया और तीनों क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया स्वतंत्र हो गया और नमादी आजीकिवे राष्ट्रपति बने। दुर्भाग्य से नई व्यवस्था में न्याय संगत और प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बन सका और शीघ्र ही नाइजीरिया गृह युद्ध और सैन्य शासन में फंस गया। 1966 में सैनिक शासन स्थापित हुआ और आजीकिवे और उनके सहयोगी को मार डाला गया। सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया के राजनीति में उत्तर का वर्चस्व स्थापित हुआ। नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन यह बार बार असफल हुआ। सैन्य शासन व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय तेल कारपोरेशन जो भ्रष्ट शासकों को वित्तीय सहायता देते थे, इन्होंने साथ में मिलकर काम किया। उन्होंने नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के दमन को बढ़ावा दिया। सैन्य तानाशाही के लंबे अंतराल के पश्चात नाइजीरिया ने 1999 में प्रजातांत्रिक सरकार का चयन किया, लेकिन अभी भी वहां के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल के उत्खनन पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ है और वहां के लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा उन्हें अपने ही देश के पर्यावरण जैसे जंगल, पानी के स्रोत और समुद्र तट पर भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन 1945 से 1992। 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो राष्ट्र थे वो सब मित्र राष्ट्र बन करके एक साथ लड़े थे। वहीं पर दूसरी ओर धुरी राष्ट्र जिसमें इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये सब एक साथ मिलकर लड़े थे। तो विश्व जो है 2 गुटों में बन चुका था और इनमें जो है आपस में तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। तो सोवियत गुट जो है वो साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद को फैलाने में विश्वास रखता था। किसी देश के संसाधन जैसे कारखाने, बैंक, खदान जो है सरकार के नियंत्रण में हो और उसका उपयोग समाज के सभी तबकों के लिए विकास के लिए करना चाहता था। तो इस प्रकार से समाज के सभी तबकों के हित में जो और सरकार समाज में असमानता को कम करना चाहता था, जिसमें संसाधन निजी हाथों में हो और बाजार जो है वो बेरोक टोक चले। तो यहाँ पर बच्चों नीति के स्तर पर अमेरिका लोकतंत्र बहुदलीय चुनाव को बढ़ावा देना चाहता था। ये दोनों
के बीच में सैद्धांतिक अंतर थे। व्यवहारिक अंतर पर दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे ताकि युद्ध और व्यापार में मदद मिले। एक और सोवियत संघ समाजवाद का प्रतीक बना तो दूसरी ओर अमेरिका जो है पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बना। लेकिन व्यवहार में उनकी वास्तविक नीतियां अक्सर दूसरे देशों व उनके संसाधनों पर नियंत्रण जमाने की ही थी। 1945 में जो वार्ताएं और संधियां हुई उनके तहत एक तरह से दोनों देशों ने विश्व में अपने प्रभाव क्षेत्र की सीमा को निर्धारित कर ली थी। सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी यूरोप था और बाद में उसमें चीन, कोरिया आदि देश जुड़ गए। बाकी विश्व पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का प्रभाव था। दोनों देशों ने इस सीमा को स्वीकार किया मगर एक दूसरे पर शक करते रहे। प्रारंभ में अमेरिका का स्थान सामरिक रूप से ऊंचा था क्योंकि वह विश्व में केवल उसी के पास परमाणु हथियार थे। लेकिन 1950 के दशक में सोवियत संघ के पास भी हथियार उपलब्ध हो गए। 1945 से 1970 तक विश्व अर्थव्यवस्था लगातार विकसित हो रही थी और दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो रही थी मगर युद्ध नहीं हो पाया। लेकिन 1970 के बाद विश्व आर्थिक व्यवस्था में मंदी छा गई और दोनों देशों के बीच में तनाव अत्यधिक बढ़ गया। दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्त करने लायक परमाणु हथियार भी थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो निश्चित ही दोनों देश एक दूसरे को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को तबाह कर देंगे। अब सीधे एक दूसरे से प्रत्यक्ष युद्ध न करके उपनिवेशी देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच में तनाव होता है तो दोनों महाशक्ति देश सैन्य और अन्य सहायता देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया और वियतनाम में बंटवारा हुआ। उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष की स्थिति बनी रही। सोवियत संघ का एक पक्ष तो अमेरिका का दूसरा पक्ष, दोनों एक दूसरे को राष्ट्रों को सहायता देते थे। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और दोनों देश के बीच में तनाव की स्थिति में सोवियत संघ भारत को और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देते रहे। दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और मोजाम्बिक की स्वतंत्रता संघर्ष भी इसी तरह सोवियत संघ और अमेरिका के अप्रोक्ष युद्ध के शिकार हुए। सबसे अधिक खतरनाक दो देशों के बीच में शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। यह जानते हुए भी कि परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती, सोवियत संघ और अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश को परास्त करने के लिए और अधिक घातक हथियार बने। इन्हें उन्होंने विश्व भर में अपने सैन्य ठिकानों में तैनात कर रखा था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशाने पर थे। दोनों देश लगातार यह धमकी देते रहे कि किसी तनाव की स्थिति में इन हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह 1975 से 1999 में पूरी दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर खड़ी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका और यूरोप में जहां सबसे अधिक परमाणु हथियार तैनात थे, आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन और शांति आंदोलन करने लगे। लाखों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने शांति आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने देश की सरकारों से यह मांग की कि वे बिना कोई शर्त के अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी ही भूमि में उन्हें रखने की अनुमति न दे। सोवियत संघ में लोकतांत्रिक अधिकार सीमित होने के कारण वहां बड़े पैमाने पर यह आंदोलन नहीं हो पाया, मगर वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इन आंदोलनों का भरपूर समर्थन किया। इन आंदोलनों के दबाव के चलते सोवियत संघ और अमेरिका के नेताओं ने भी यह विचार किया कि परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाने के प्रयास किए जाए। दोनों देशों के बीच में परमाणु शस्त्रों को कम या खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएं शुरू हो गई और अधिकांश वार्ताएं जो है वो विफल हो गई और अंततः 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक में
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में ये जो विश्व को परमाणु शस्त्र मुक्त करने की बात की गई वो सफल हुई। निशस्त्रीकरण की इस अत्यंत महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु हथियार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने का निर्णय लिया। इन संधियों के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन शीत युद्ध ने गहरे घाव और प्रभाव को पूरे विश्व पर छोड़ दिया। पहला तो इसके चलते सोवियत संघ और अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों को विकास और लोकहित पर धन खर्च न करके शस्त्रों और सेनाओं पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करने को मजबूर कर दिया। इन देशों ने जो शस्त्र व्यापार और शस्त्र उद्योग पर मुनाफा तो कमाया, मगर अधिकांश देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। इनमें स्वयं सोवियत संघ जैसा शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर पड़ गया। सोवियत संघ की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई पूर्वी यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के नियंत्रण के कारण छटपटा रहे थे, वो तेजी से स्वतंत्र हो गए। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जर्मनी के दो भागों का विलय हुआ। सोवियत संघ इन सब के प्रभाव से उभर नहीं पाया और अंततः 1992 में अप्रत्याशित तरीके से फूट ढह गया। अब साम्यवादी सोवियत संघ संगठन की जगह अनेक छोटे छोटे गणराज्य स्थापित हुए, जिन्होंने पूंजीवाद और चुनावी लोकतंत्र को अपनाया। आधुनिक विश्व में समानता और समाजवाद लाने का एक महान प्रयास विफल हुआ। शीत युद्ध के एक और प्रभाव को आज विश्व झेल रहा है। जब सोवियत संघ ने अरब देशों पर अपना प्रभाव डाला और अमेरिका व इजराइल के विरुद्ध उनको तैयार किया, तो अमेरिका ने उन देशों की यह भावना फैलाई कि साम्यवादी सोवियत संघ से इस्लाम धर्म को खतरा है। इसी तरह जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण जमाया, तो अमेरिका ने इस्लामी धार्मिक समूहों को उकसाकर उन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिए। इसी तरह प्राय विश्व के अन्य भागों में भी छापामार युद्ध करने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने गुटों को तैयार किया। वर्तमान युग में आतंकवाद समस्या का आरंभ शीत युद्ध से ही होता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यह लेसन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।